बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हर गुजरता दिन साइफर केस की अब एक मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। हम रोज़ाना आप तक ये खबर पहुंचाते हैं कि साइफर केस ख़त्म हो गया, साइफर केस जो है वो सिफर हो गया, साइफर केस में अब कुछ नहीं बचा, प्रोसिक्यूशन हार गई, इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जीत रहा है। आज की जो समाअत हुई है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इंतहाई अहम हैं और वो चीफ जस्टिस है जिसने इमरान खान को कभी कोई क्लीन चिट नहीं दी, बल्कि जानबूझकर फैसलों को महफूज किया गया। और अब एक प्रेशर, और इमरान खान की सच्चाई का ये प्रेशर है जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर है, जिसे कन्वर्ट ये नहीं कर सकते। खेल खेला गया कि इलेक्शन से दूर रखें और उस वक्त तक फैसले महफूज होंगे, इमरान खान जेल में होगा, लेकिन उसके बाद बिलाखिर अब वो वक्त आ गया है जब आप इस सच्चाई को रोक नहीं सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साइफर केस में सेक्शन 1C लापरवाही या 1D जानबूझकर, दोनों में एक ही वक्त में सजा नहीं दी जा सकती। अगर इल्जाम दुरुस्त साबित भी हो जाए तो सजा 2 साल से जायद नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन जी इस पर समाअत कर रहे हैं और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह जो है वो अदालत के सामने पेश होते हैं और अदालत ने एक तरह से अपना माइंड जो है वो जाहिर कर दिया। ये एक बहुत ही अहम और बड़ी अदालती ऑब्जर्वेशन है जिससे अदालत के जहन का पता चल रहा है। अगर दोनों सेक्शंस के तहत एक ही वक्त में सजा नहीं दी जा सकती तो फिर ट्रायल कोर्ट का फैसला फारिग हो जाएगा और सिर्फ किसी एक सेक्शन के तहत ही सजा दी जा सकती है, जिसका मतलब ये हुआ कि मुलजिम ने गफलत से साइफर लीक किया या फिर जानबूझकर। इसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक ये भी कहते हैं कि अगर सजा दुरुस्त भी मान ली जाए तो 2 साल का दुरानिया ज़्यादा है, यानी कहीं से भी साइफर केस बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अब इस अदालत ने साइफर को घेर कर कॉर्नर कर दिया है और अब इस साइफर का और इन इल्ज़ामात का बचकर निकलना शायद इतना आसान जो है वो नहीं होगा। व्यूअर्स, आजम खान की गवाही मशकूक है, अदालत ये कहती है। गुल हसन औरंगजेब जस्टिस इस्तफसार करते हैं अदालत से कि साइफर कॉपी इमरान खान को सुपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान के अगर आप बयान को निकाल देना इसके अंदर से तो सुपुर्दगी का कोई दूसरा गवाह मौजूद नहीं है, यानी उसका कहना किसी एक फर्द के खिलाफ, और वो अपनी बात को कैसे सच साबित करेगा, उसे भी तो कोई सबूत देने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि जनाब हाँ इस बंदे ने साइफर घुमा दिया, आप उसे सवाल करेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ इमरान खान ने किया। इस अदालती ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि इस वक्त केस में आजम खान की इमरान खान के खिलाफ गवाही को सपोर्ट करने वाला कोई सबूत या गवाह मौजूद नहीं है जो ये कहे कि मैंने आजम खान को साइफर की कॉपी इमरान खान को देते हुए देखा था। साइफर की कॉपी का इमरान तक पहुंचने का सारा केस ही आजम खान की गवाही पर खड़ा है। अगर इस बयान को गलत साबित कर दिया जाए तो मामला मशकूक हो जाएगा। फिर इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं। साइफर की वापसी पर इमरान खान के वकील ने जो एक बड़ा स्ट्रोक खेला और अदालत को एक तरह से बांध दिया है अपने दलाइल के जरिए बैरिस्टर सलमान ने, और वो कहते हैं कि जब साइफर की कॉपी अमूमी तौर पर 1 साल के बाद आती है, बानी PTI को कबल अज वक्त नोटिस क्यों कर दिया गया, हालांकि बाकी कॉपी 17 माह बाद वापस आई। एक सेट प्रिंसिपल है कि 1 साल के अंदर अंदर आपने कॉपीज जो है वो लेकर आनी है, लेकिन इमरान खान के केस के अंदर 1 साल का वक्त पूरा नहीं हुआ। आप देख लें खान साहब जेल के अंदर हैं, 1 साल का वक्त उन्हें नहीं हुआ, और जब से ये साइफर का मामला चला 1 साल का वक्त नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा जो है वो चलाया गया, बनाया गया। वकील इमरान खान ये भी कहते हैं कि प्रोसिक्यूशन का ये केस है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अगर ये 1 साल है तो 1 साल खुसूसी तौर पर लिखा जाना चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह साहब ने अदालत को बताया कि सलमान सफदर साइफर वर्किंग से मुतल्लिक सिक्योरिटी ऑफ क्लासिफाइड जो मैटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बुक अदालत के सामने पढ़ रहे हैं, ये टॉप सीक्रेट है। बैरिस्टर सलमान ने कहा कि ट्रायल जज ने भी ये बुक नहीं देखी और ना ही हमने दिखाई और ना ही हमें दिखाई गई। सलमान सफदर एक ऐसी सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड पर ले आए हैं जिसके तहत साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म या कोई और मुतल्लिका सरकारी एहलकार 1 साल तक अपने पास रख सकता है।
اور یہ دستاویز ہے سیکیورٹی آف کلاسیفائڈ میٹرز ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بک. اگر اس بک میں واقعی لکھا ہوا ہے تو پھر سائفر کیس کو ایک اور جھٹکا لگ جائے گا، چونکہ عمران خان پر سائفر گم کرنے کا کیس 1 سال کا پیریڈ ختم ہونے سے قبل ہی بنا دیا گیا. ویورز، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ سوال کہ سائفر کی کاپی گم کرنے کا اصل ذمہ دار کون ہے. اگر وزیر اعظم سے کاپی گم بھی ہو بھی گئی اور اس نے اعظم خان کو بتا بھی دیا تھا، تو پھر اعظم خان اور وزیر اعظم ہاؤس نے اس کی بازیابی کے لیے کیا اقدامات کیے اور اس کی گمشدگی کا پرچہ کیوں نہیں کٹوایا؟ یعنی بازیابی سے مراد یہ ہے کہ اسے ریکور کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا. عدالت اس پہلو کو بھی دیکھے گی. پرچہ کٹا، تفتیش ہوئی، کن کو نامزد کیا گیا، اور وہ حکم نامہ جو عمران خان نے بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان جاری کیا، اس حکم نامے کا کیا بنا؟ اپنے ملٹری سیکریٹری کو بلا کر اس معاملے کی انکوائری کا حکم دیا گیا تھا. سائفر کو لیک کرنے کا چارج تو پہلے ہی عدالت یہ فارغ کر چکی کہ اگر اصل ڈاکومنٹ ہی ریکارڈ پر نہیں ہے اور ٹرائل کورٹ نے اس کو دیکھا ہی نہیں تو یہ فیصلہ کیسے ہو گیا کہ کوئی سیکرٹ بات لیک ہوئی ہے. اب عدالت عمران خان پر سائفر کو گم کرنے کے چارج کا جائزہ لے رہی ہے، اور اس پر بھی عدالت نے آبزرویشن دے دی کہ عمران خان کو 2 سیکشنز میں ایک ہی وقت سزا نہیں ہو سکتی. عمران خان کی اس کیس میں ایک طرح سے کلین چٹ جو ہے وہ تیار ہے. ویورز، میں آپ کو کچھ اور چیزیں جو سلمان صفدر صاحب عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے کہی، اور انہوں نے عدالت سے ایک طرح سے استدعا کی کہ ایک وکیل جب ہاتھی نکال لیتا ہے تو ججز کہتے ہیں کہ تم کی پرواہ نہ کرو، ہم وکلا نے اتنی محنت سے دلائل دیے ہیں تو کسی ایک کو عید سے پہلے عیدی مل جائے. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو آپ رہا کریں، آپ کن چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب چیف جسٹس نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں اور ہمیں عید سے کچھ لینا دینا نہیں، یعنی پروسیکیوشن کو سنیں گے. اب چیف جسٹس آف پاکستان ریمارک سے دیتے ہیں کہ سائفر ڈی کوڈ ہوا، 8 کاپیز تیار ہو کر مختلف لوگوں کو گئی. وزیر اعظم کا سیکریٹری کہتا ہے کہ میں نے وہ عمران خان کو دے دی تھی. سیکریٹری کہتا ہے کہ بعد میں جب وہ کاپی دوبارہ مانگی تو پتہ چلا کہ وہ گم ہو چکی تھی. اگر یہ الزام ثابت بھی ہو جائے تو سزا 2 سال نہیں بنتی. اور اب عدالت کی طرف سے چیف جسٹس عامر فاروق کی طرف سے یہ ریمارکس آ گئے ہیں. سائفر کاپی عمران خان کو سپردگی کا واحد گواہ اعظم خان، اور اس معاملے کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس نے مشکل کھڑی کر دی ہے. میں آپ کے سامنے نا ایک چیز اور اس کیس سے جڑی رکھ دیتا ہوں. سائفر دفتر خارجہ کو اگر 1 سال کے اندر واپس کرنا ہے تو عمران خان کو 7 ماہ بعد ہی نوٹس کیسے جو ہے وہ کیا گیا، باقی لوگوں کو کاپیز حالانکہ 17 ماہ کے بعد جو ہے وہ واپس آئی اور ہم ایک ایک لفظ سے کیس کو توڑیں گے. یہ سلمان صفدر صاحب نے بات کہی. اب سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کی سائفر کاپی گم ہو گئی، یعنی بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تو سہیل محمود ماسٹر کاپی لے کر گئے تھے. سہیل محمود کے مطابق اعظم خان نے ان سے سائفر کی نئی کاپی مانگی. سہیل محمود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اپنی کاپی ہی ڈھونڈیں، نئی کاپی نہیں ملے گی. سائفر کیس میں جی اب یہ ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اور سلمان صفدر سائفر ورکنگ سے متعلق سیکیورٹی آف کلاسیفائڈ میٹر ان گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بک جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو لے کر آئے ہیں، یقیناً اس معاملے سے اس پورے کیس کو جو ہے ایک نئی شکل ملے گی. ویورز، چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے کو اب عید کے بعد ہم دیکھیں گے، اور سائفر کیس کی سماعت عید کے بعد 16 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے. ایک بنیاد سائفر کی ہل چکی ہے. پروسیکیوشن کے پاس عدالت کے سامنے رکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پروسیکیوشن نے سائفر رولز بھی عدالت کے ساتھ شیئر نہیں کیے اور نہ ہی وکلا کو فراہم کیے گئے، کیونکہ اس سے سلمان صفدر کے دلائل جو ہیں مزید جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہیں. اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پلے کیا ہے، کیا یہ مزید اس عدالت کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور عدالت اب کیا کرتی ہے. میں آپ کو نا رحیمہ خان کی گفتگو بھی آپ کو بتا دوں جو انہوں نے ہائی کورٹ کے باہر کہی ہے. سائفر کیس میں جو سائفر کیس ہے اب ملک کی طرح ختم ہو چکا، اور اس میں اب کیا رہ گیا ہے، بس کھینچ رہے ہیں، سب کو سمجھ آ رہی ہے اس میں کچھ نہیں ہے. میں جج ہوتی تو ملک کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو جیل میں ڈالنے پر شرمندہ ہوتی اور معافی بھی مانگتی. امریکی سفارت خانے کے جی وفد کی اڈیالہ جیل میں ان کا ایک دورہ کیا گیا ہے، اور میں آپ کو اس امریکی سفارت خانے کے جو دورے کے حوالے سے بتا دوں کہ امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کو مجرم ظاہر جعفر تک کونسل رسائی دی گئی. وفد کی مجرم ظاہر جعفر سے ملاقات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ روم میں کرائی گئی. مجرم ظاہر جعفر سابق سفارتکار کی بیٹی نور مقدم کے قتل کیس میں عدالتی سزا کے بعد اس وقت قید میں ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا
थंबनेल में जो हमने लिखा और बाकी, चूँकि पाकिस्तान के मीडिया ने जी अडयाला जेल को अमरीकी वफ्द के साथ जो है और खान साहब की मुलाकात के साथ जोड़कर जो है पेश किया, तो ये अमानतन आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था कि एक गलत इंप्रेशन जो है ना लिया जाए। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो कांग्रेसमैन हैं जी, ब्रेड शर्मन ने कहा था कि अमरीकी सफ़ीर जाकर इमरान खान से मुलाकात करें और उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई और इन साहब से जो है मुलाकात हुई और उसकी वजह अमेरिकन आई थिंक नेशनलिटी है और इस वजह से इनकी मुलाकात हुई है। मैं आपको ना एक और केस भी बता दूं, ये 3 मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान की ज़मानत को मंजूर कर लिया गया है। जना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में इमरान खान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की है और अदालत ने इमरान खान की 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 18 अप्रैल तक तौसी कर दी है। और इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाज़िरी का मामला भी आपके सामने रख देते हैं और इसमें इस हाज़िरी को मुकम्मल कराने का अदालत की तरफ से हुक्म आया और इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल जो है वो तलब किए गए हैं। चूँकि आज सलमान सफदर साइफर केस की समाअत में मसरूफ़ थे तो इसलिए वो पेश नहीं हो सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या वीडियो लिंक पर हाज़िरी होगी? इससे पहले भी जी कई बार कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी है लेकिन किसी भी अदालत की नहीं सुनी गई और इमरान खान की वीडियो लिंक के ऊपर जो हाज़िरी है उसे यकीनी नहीं बनाया गया। तो अब देखना ये होगा कि अब ऐसा होता है या नहीं होता। व्यूअर्स, आपको ये भी मैं बता दूं कि 6 मुकदमात में ज़मानत मुलतवी हुई है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तबादले की वजह से इमरान खान की 6 मुकदमात में ज़मानत और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुई है। और एक और केस में बरियत जी, ये भी आपको बता दें कि सेशन अदालत ने हकीकी आज़ादी मार्च मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर की बरियत दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। और हकीकी आज़ादी मार्च के 2 मुकदमात में इमरान खान जो हैं वो बरी हो चुके हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबाजी इस वक्त अपने अरूज पर है और इमरान खान के नए फोकल पर्सन्स की बात अब हो गई है। कुछ दिन पहले ये खबर आई कि इमरान खान ने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और शेर अफजल मरवत को अपने फोकल पर्सन्स की लिस्ट से निकाल दिया। इसके बाद इस पर वाविला मचा। शेर अफजल मरवत ने इसकी तरदीद की, उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी इसकी तरदीद की और आज बैरिस्टर गौहर ने एक ट्वीट में इमरान खान के नए फोकल पर्सन्स की लिस्ट जो है वो जारी की है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान ने मुझे, शिबली फराज और उमर अयूब को फोकल पर्सन मुकर्रर किया। इमरान खान ने इंतज़ार भंजोता और अली ज़फ़र को भी फोकल पर्सन तैनात किया। अब देखिए, जब फोकल पर्सन ही तैनात नहीं हो सकेंगे और इतना गंद मच चुका है, लोग हम पर भी तनकीद कर रहे हैं, भाई हम गंद दिखा रहे हैं, सिर्फ हम बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है और ना ही हम किसी की साइड ले रहे हैं। सिर्फ एक एजेंडा हमारा ये है कि तहरीक इंसाफ को मुत्तहद होकर आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब से वकला आए, वकला का कंट्रोल है, जमात ही नहीं बनी, वो भी कभी आपको नज़र आएगा कि कोई नया धड़ा बन गया, लेकिन वकला इस वक्त फुल कंट्रोल के अंदर है। बैरिस्टर गौहर पर शेर अफजल मरवत का जी दबाव, ये सवाल इतलात ये भी हैं कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से फोकल पर्सन से मुतल्लिक ट्वीट करने पर शदीद दबाव है। पार्टी के अंदर से शदीद दबाव के बायस बैरिस्टर गौहर अपनी बात से किसी भी वक्त मुकर सकते हैं और अलीमा खान अभी भी पार्टी पर असरअंदाज हो रही हैं। ये भी एक तासुर आपको पार्टी के अंदर से मिलेगा। लेकिन ये कितना सच्चा है ये मैं आपको बता दूं कि इतलात ये भी हैं कि अलीमा खान ने इब्रारुल हक से मुलाकात की है। इब्रारुल हक पार्टी में वापस आने के लिए पर तोल रहे हैं और इमरान खान ऐसे किसी भी शख्स को वापस नहीं लेना चाहते जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी वजह से मुसर्रत जमशेद चीमा को टिकट जो है वो नहीं दिया गया। इमरान खान से जी मखसूस लोगों की मुलाकात का भी हाल आपको बता देते हैं। इतलात ये भी हैं कि आज इमरान खान की अडयाला जेल में पहली मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ सियासी लोगों से मुलाकात होगी, इसमें वकला शामिल नहीं होंगे। इमरान खान की आज पहली मरतबा सियासी कायदीन से अकेले में मुलाकात और फिर अहम फैसले जो हैं वो किए जाएंगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये समझती है कि वकला के आने से उनका जो रूम है यानी इस पार्टी के अंदर वो कम हो रहा है और एक तरह से उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। अब क्या अहम फैसले हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में जी ग्रैंड अलायंस बनाया और इमरान खान चाहते हैं कि उनकी जमात एहतजाजी तहरीक को बगैर किसी तनाज़े के आगे बढ़ाए, वकला से इमरान खान की केसेस पर बात करें और कोई 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो ना बनाए। ये लाउड एंड क्लियर इमरान खान का जो है पैगाम है। अब ये खान
इमरान खान, फजल रहमान और अचकजई ट्राइका, ये असल में है क्या? और ये ख्वाहिश जो खान साहब की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईद के बाद पीटीआई दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस के तहत जलसे करने जा रही है। पहला जलसा इसी माह पशीन बलूचिस्तान में होगा। JUI जमात इस्लामी, PK यानी पख्तूनख्वा अवामी बिलीव पार्टी, BNP मैंगल और दीगर जमातों के साथ मिलकर अगला लाएमल जो है तय करेगी। अगला इजलास 12 अप्रैल को अख्तर मैंगल की रिहाइशगाह पर होगा। इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद असद कैसर ने जो मीडिया गुफ्तगू की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान और फजल रहमान और अचकजई के पीछे चलने को तैयार हैं या नहीं, इसका जवाब असद कैसर साहब ने दे दिया कि नज़र बज़ाहिर जी ऐसा ही आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान में इतनी मुतहरिक नहीं रही और ये फजल रहमान और अचकजई की प्लेइंग ग्राउंड रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस के मामले पर फ़िलहाल फजल रहमान और अचकजई की छतरी के नीचे ही काम करने को तैयार नज़र आ रही है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फजल रहमान और अचकजई ग्रैंड अलायंस को डिक्टेट क्या करेंगे। पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से काफ़ी पाए जाते हैं। डिक्टेशन से ज़्यादा व्यूअर्स ये दोनों अलायंस को एक समत देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस मामले को एक टेस्ट केस के तौर पर जो है वो ले रही है और देखेगी कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, ये ट्राइका कैसा रहेगा। और व्यूअर्स ये सवाल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फजल रहमान और अचकजई का कितना फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि KPK के अलावा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं और जलसा और एहतजाज करने की इजाज़त जो है वो नहीं है। JUI और दीगर जमातों के साथ मिलकर एहतजाजी जलसे करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा होगा और इसके कारकुनान की जो पकड़ दखड़ है वो इससे महफूज रहेंगे। और ग्रैंड अलायंस की छतरी के नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे करेगी और अपना आइंदा का रोड मैप जो है देगी। अब ये सवाल कि ग्रैंड अलायंस कितना कामयाब होगा ये भी आपको बता देते हैं कि इसका दारो मदार जलसों के साइज़ और उनके नतीजे में बनने वाली अवामी दबाव पर होगा। जैसे जैसे एहतजाज का दायरा वसी होता जाएगा वैसे वैसे उसके नताइज भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और ये सवाल कि इमरान खान की जेल से रिहाई में ग्रैंड अलायंस का कितना किरदार होगा, कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिहाई बहरहाल अदालतों से होनी है और इसके लिए एक जुडिशल प्रोसेस फॉलो करना होगा। ग्रैंड अलायंस का एक अवामी सतह पर फ़ायदा ज़रूर होगा मगर रिहाई का असल जो है मामला वो अदालतों के ज़रिए ये हल किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल टेस्ट केस क्या है, इस सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ कि ग्रैंड अलायंस के पंजाब में जलसे करवाना, क्योंकि वहाँ नून लीग की हुकूमत है जो एहतजाज की इजाज़त इतनी आसानी से मुहैया नहीं करेगी। दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब क़यादत का असल इम्तिहान होगा क्योंकि अमली तौर पर इस वक्त पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। पंजाब में या तो लीडर्स अभी तक रूपोश हैं या गिरफ्तार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक कामयाब बनाने के लिए पंजाब को टारगेट करना होगा जहां JUI और इसके साथ साथ दीगर जमातें जो हैं उनकी कोई ख़ास मौजूदगी नहीं है। अगर किसी की मौजूदगी है तो वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपने कमेंट्स भेजें व्यूअर्स। ये शो था आज का हमारा, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।